हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि कूलाम का नियम क्या होता है और आज के इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ आज की हमारी टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कूलाम के नियम की, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये आज का हमारा टॉपिक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में जब बात करी थी कूलाम के नियम का, तो हमको एक फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है कूलाम बल, इसको कहते हैं हम लोग कूलाम बल, या फिर आप इसको कहते हो स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन भी सॉल्व कर लिया था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, और के की भी वैल्यू निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 × 10⁹। ठीक है, तो ये सदिश रूप निकालने से पहले आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि सदिश क्या होता है। ठीक है, सदिश रूप जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सदिश क्या होता है। तो सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है और उसमें दिशा भी होती है, उसे कहते हैं हम लोग सदिश या फिर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे बल, बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल पूरब की दिशा में लग रहा है। ठीक है, किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल पूरब की दिशा में लग रहा है, इसका मतलब यह है कि जो 5 न्यूटन है वो 5 न्यूटन उस वस्तु पे जो बल लग रहा है उसका परिमाण है। 5 न्यूटन वस्तु का परिमाण है। ठीक है, और पूरब की दिशा में लग रहा है, तो जो पूरब है उसकी दिशा को बता रहा है। ठीक है, इसलिए कहते हैं बल आपका सदिश राशि है। ठीक है, तो हमको आज के इस टॉपिक में बात करनी है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा, इस वाले बल का सदिश स्वरूप क्या होगा, मतलब कूलाम बल का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये आज की हमारी टॉपिक है। तो सदिश का मतलब पता चला कि जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा भी हो, जिसमें परिमाण हो और दिशा, उसे कहते हैं हम लोग सदिश राशि। ठीक है, एक चीज और, सदिश का एक फॉर्मेट होता है, एक प्रकार होता है स्थिति सदिश। सदिश का ही प्रकार होता है, एक टाइप है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये सदिश का ही प्रकार है। तो इसका फॉर्मूला डिराइव करने से पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अगर हमको पोजीशन वेक्टर के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ऐसा सदिश, स्थिति सदिश का मतलब होता है ऐसा सदिश जो किसी वस्तु की या फिर किसी बिंदु की एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है, उसकी स्थिति को बताता है, उसे कहते हैं हम लोग स्थिति सदिश। ठीक है, जो किसी भी वस्तु के या फिर किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाता है, उसे कहते हैं हम लोग स्थिति सदिश। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हमको कूलाम के नियम का स्थिति सदिश निकालना है। तो आप ये भी जानते हो कि कूलाम का नियम तभी सत्य होता है जब आपके पास में दो स्थिर बिंदु आवेश हो। तो सबसे पहले हम यही मान के चलेंगे कि हमारे पास में दो स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक है Q2 और दूसरा है Q1। ठीक है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। अगला काम आपको बताना है इनकी स्थिति सदिश कहाँ पे है या फिर इनका स्थिति सदिश कितना होगा। तो स्थिति सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री बनाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बनाते हैं, एक कार्तीय तल बनाते हैं। और कार्तीय तल क्या होता है, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है।
ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति या फिर कार्तीय तल बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो अक्ष होते हैं। ठीक है, और ये इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु है, करेक्ट है। अगला काम, आपको इसकी स्थिति बतानी थी। अगर आपको Q1 की स्थिति बतानी है तो आपको क्या करना है, इस मूल बिंदु से Q1 की तरफ एक वेक्टर, सीधा वेक्टर खींचना है। ठीक है, अगर आपको Q1 की स्थिति सदिश बतानी है तो क्या करना है, इस मूल बिंदु से Q1 की तरफ एक वेक्टर लाइन खींचनी है। ठीक है, जैसे ये मूल बिंदु से Q1 की तरफ एक वेक्टर लाइन खींचना है, इसी को कहते हैं, ये है Q1 का स्थिति सदिश। और नाम भी दे देते हैं, Q1 है तो स्थिति सदिश इसका नाम दे देते हैं वेक्टर R1। ठीक है, Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R1 है जो कि मूल बिंदु से होके जा रहा है। Q2 का स्थिति सदिश निकालना है, वही काम करना है, मूल बिंदु से एक दूसरा सदिश खींचेंगे Q2 की तरफ और ये जाएगा ऐसे। ठीक है, ये है आपका स्थिति सदिश Q2 का, और ये R1 हो गया तो इसको नाम दे देते हैं वेक्टर R2। ठीक है, Q1 का स्थिति सदिश R1 है, Q2 का स्थिति सदिश R2 है। लिख लेते हैं पहले, R1 वेक्टर R1 इज इक्वल आवेश Q1 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, और जो आपका वेक्टर R2 है ये आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। ठीक है, इतनी बात। अगला काम सुनिए, आपने स्थिति सदिश तो बता दिया कि Q1 का स्थिति सदिश R1 है, Q2 का स्थिति सदिश R2 है। कूलाम के नियम के लिए हमको ये भी पता है कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी भी डिफाइन होनी चाहिए, जो कि हम लोग एज्यूम करते हैं R, कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी अगर R है तो हमको R² मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में चल रहे हैं तो हमको इसकी पोजीशन वेक्टर पता होना जरूरी है। हमको इसका स्थिति सदिश निकालना है, और स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, दो तरीके से निकलता है। अगर आप Q1 के सापेक्ष Q2 के लिए स्थिति सदिश निकालोगे तो एक हो जाएगा, दूसरा मान लो कि Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। ठीक है, तो अगर आप Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश निकालते हो तो ऐसे वेक्टर खींचेंगे Q2 की तरफ। ठीक है, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, और उसको दिखाते हैं R21 से। ठीक है, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R21, और अगर Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश दिखाना हो तो ऐसे खींचेंगे, उल्टा। Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश मतलब वेक्टर R12। ठीक है, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R21, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R12। नोट करते हैं कि आपका जो वेक्टर R21 है ये है Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, और जो आपका वेक्टर R12 है ये Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला काम, आपको बल निकालना है। ठीक है, बल निकालने के लिए क्या हो सकता है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, तो या तो हो सकता है उनके बीच में आकर्षण बल काम करे या फिर प्रतिकर्षण बल काम करे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि Q1 भी आपका प्लस में दिख रहा है और Q2 भी आपका प्लस में दिख रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, Q1 भी आपका प्लस में है और Q2 भी आपका प्लस में ही दिख रहा है। जब कोई सिंबल के साथ में नहीं लिखते तो एज्यूम करते हैं कि वो प्लस है। ठीक है, तो Q1 Q2 अगर प्लस में है इसका मतलब है कि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और अगर प्रतिकर्षण बल काम करेगा तो अगर Q1 के सापेक्ष Q2 पे बल लगता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि Q1 के कारण अगर Q2 पे बल लगता है तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा।
ठीक है, F। और अगर Q2 के कारण Q1 पे बल लगता है तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा F। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि Q2 के कारण अगर Q1 पे बल लग रहा है तो लिखते हैं F12। Q2 के कारण Q1 पर अगर बल लग रहा है तो F12, इसको वेक्टर के साथ में लिखेंगे। उसके बाद अगर Q1 के कारण Q2 पे बल लग रहा है तो F21, ये इसका बल हो गया। ठीक है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12। नोट करते हैं, जो आपका वेक्टर F12 है ये Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, या फिर आप कूलाम बल भी बोल सकते हो। और जो आपका वेक्टर F21 है यह Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं हमने करा क्या इसमें। अगर आपको कूलाम बल का सदिश रूप निकालना है तो करना क्या है, मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 किसी निर्देशांक ज्यामिति x और y एक्सिस में रखे गए हैं। ठीक है, उनमें से Q1 का जो स्थिति सदिश है वो R1 है, Q2 का स्थिति सदिश R2 है। ठीक है, वेक्टर के साथ में रहेगा बराबर। उसके बाद Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R21 है, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R12 है। Q1 के कारण Q2 पर जो वैद्युत बल लगता है वह है वेक्टर F21, और Q2 के कारण Q1 पर जो वैद्युत बल लगता है वह है F12। ध्यान से देखोगे तो F12 और F21 दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, इतनी बात। अगला काम है आपका, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग इसका वेक्टर फॉर्मेट निकालेंगे। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अगर आप ये डायरेक्ट निकालते हो कि F12 निकालो। ठीक है, F12 का मतलब है कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल, ये कितना मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और एक चीज और, अगर आप वेक्टर के साथ में लिख रहे हो तो इसका डायरेक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला तो सब में सेम है, फॉर्मूला यही चीज अप्लाई करेंगे, पर आपको इसमें अगर आपने इधर वेक्टर लगाया तो आपको इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ती है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन के लिए काम करते हैं, पहले डायरेक्शन नोट कर लेते हैं। सपोज ये जो आपका R21 है और ये आपका R12 है ना, तो इसी के हिसाब से आपको डायरेक्शन बतानी है। तो ये होता है आपका डायरेक्शन। अगर आप R12 के हिसाब से डायरेक्शन बताते हो, वेक्टर R12 का डायरेक्शन, तो ये मिलेगा R12 का कैप। ठीक है, R12 का कैप है, इसका मतलब है कि वेक्टर R12 का दिशा। ठीक है, वेक्टर R12 की दिशा। और अगर आपको वेक्टर R21 की दिशा बतानी हो तो वेक्टर ये R21 का कैप, ये है आपका R21 की दिशा। ठीक है, दिशा दिखाने का तरीका यही होता है कि आप जिस भी वेक्टर की दिशा दिखा रहे हो उसके ऊपर आप कैप लगा लो तो आप उसकी दिशा को बता सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं हम एकांक सदिश भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, इसका नाम होता है एकांक सदिश भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन बताना था F12 के हिसाब से। ठीक है, अगर आप F12 के हिसाब से बता रहे हो तो Q2 के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है वो आपका है F12, और Q2 के सापेक्ष Q1 की जो दिशा होगी वो ये वाली दिशा होगी R12 वाली, और R12 की दिशा जो होगी ये R1 कैप होगी, R12 कैप। तो लिखेंगे R12 कैप। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपका चलेगा वेक्टर F21 इज इक्वल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इतना तो रहेगा ही। अब आपको F21 का मतलब पता है कि वेक्टर ये आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल होता है F21, और ये R21 जो होता है आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश को बताता है। और R21 का जो दिशा होगा, R21 की दिशा ये R21
कैप, मतलब इधर लगाओगे आप R21 कैप। ठीक है, इतनी बात। फिर से एक बार देखना, करना क्या है, अगर आप वेक्टर F12 निकालते हो तो वेक्टर F12 का मतलब होता है आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल इज इक्वल K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूले के हिसाब से। आपको इसका डायरेक्शन भी बताना था, तो डायरेक्शन क्या होगा, जो F12 का डायरेक्शन होगा। F12 का डायरेक्शन मतलब जो वेक्टर R12 की डायरेक्शन होगी, और R12 की डायरेक्शन क्या है, R12 कैप। तो इधर लगाएंगे हम लोग R12 कैप। उसके बाद जब F21 निकालेंगे तो फॉर्मूला वही K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस बार आपको डायरेक्शन चाहिए F21, मतलब F21 जो दूसरे वाला बल लग रहा है उसका डायरेक्शन चाहिए, और उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, ये वेक्टर R21। और वेक्टर R21 की जो डायरेक्शन है वो R21 का कैप है, और R21 का कैप है मतलब R21 का कैप इधर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होता है इसका परिमाण, इतना इसका परिमाण है, ये इसका परिमाण है, और ये दोनों इसकी दिशा है। इस फॉर्मूले के हिसाब से कि सदिश बराबर परिमाण इंटू दिशा, ये सदिश है, ये परिमाण है, और ये दिशा। सदिश, परिमाण और दिशा, इतनी बात क्लियर है। एक वेक्टर में एक रूल होता है कि जो आपके ये दोनों वेक्टर दिख रहे हैं, दोनों का परिमाण तो बराबर है, देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों का परिमाण बराबर है, पर दोनों की दिशा देखो तो एक नीचे जा रहा है और दूसरा ऊपर जा रहा है। दोनों की दिशा क्या है, डिफरेंट है। और अगर दोनों की दिशा डिफरेंट है तो आप ऐसा लिख सकते हो, वेक्टर R12 माइनस, ये बराबर माइनस वेक्टर R21। ठीक है, अगर दो सदिश परिमाण में बराबर हो पर उनकी दिशा विपरीत हो, उनको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये वेक्टर R12 बराबर माइनस वेक्टर R21, क्योंकि एक सदिश दूसरे सदिश के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, इतनी बात। अगला काम, इसी को आप समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। तो जब समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा आपको, वेक्टर F12 इज इक्वल K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और R12 की जगह पे आपको रखना है R21, और R21 का जो सदिश रखेंगे वो दिशा होगी R21 का कैप, मतलब ये चलेगा माइनस में, और R21 का कैप। इतनी बात क्लियर है। अगला काम ये आपका समीकरण नंबर 3। आप ध्यान से देखो, ये समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों एक दूसरे के बराबर है। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, R21 R21। इसका मतलब क्या है, समीकरण 2 और 3 से ये पता चलता है कि जो आपका F12 है वो बराबर है माइनस F21 के, है ना। वेक्टर F12 बराबर है माइनस वेक्टर F21 के। यही होता है आपका कूलाम बल का सदिश रूप। कूलाम बल का सदिश रूप, या तो ये दोनों लिखो या फिर आप ये लिखते हो, F12 इज इक्वल माइनस F21। ठीक है, ऐसे एक चीज और, ये ध्यान से देख रहे हो, F12 इज इक्वल माइनस F21 है, ये आपके न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के जैसा लग रहा है ना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे आधारित है। ठीक है, तो उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है, ये वाला फॉर्मेट, ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, नोट पॉइंट में करके लिखना, ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जिसमें वेक्टर F12 इज इक्वल माइनस F21, ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।